नमस्कार, मैं हूं नगमा सहर। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हो रहा है। पेट्रोल और डीजल और साथ साथ रसोई गैस के दाम बढ़ने लगे जैसे ही चुनाव खत्म हुए। जब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने थे, तब तक यूक्रेन और रूस के संकट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते कच्चे तेल की कीमत के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम पर लगाम लगा हुआ था। चुनाव खत्म हो गए, बीजेपी की शानदार जीत हुई और उसके बाद 10 दिनों की मोहलत तो दी गई। उसके बाद से पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम सामने आ गए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज से पेट्रोल और डीजल दोनों पर 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। 4 नवंबर 2021 के बाद ये पहली बार बढ़ोतरी की गई है, यानी कि पिछले नवंबर से बढ़ोतरी नहीं हुई थी। दिल्ली में डीजल अब 87 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर बिकेगा। दिल्ली में पेट्रोल अब 96 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही भोपाल, पटना, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में पेट्रोल 100 के पार है। मुंबई में 110 और डीजल मुंबई में 95 रुपये प्रति लीटर है। प्राइम टाइम में वक्त वक्त पर हमारे तमाम साथी जो चुनावों के दौरान गांव शहरों की खाक छान रहे थे, वो लोगों से मिलकर लगातार ये बातें सामने लाते रहे थे कि आम लोगों को इस बात में कोई शक नहीं था कि चुनाव होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। उनकी सोच बस जरा सी गलत निकली कि वो 11-12 मार्च को दाम बढ़ने की सोच रहे थे, लेकिन उसमें सरकार ने 10 दिनों की मोहलत दे दी है। जो 100 का पेट्रोल डलवाता था उसको 50 का डलवाना पड़ता था। इस तरीके से महंगाई बढ़ी। जब जैसे ही इलेक्शन नजदीक आए, गवर्नमेंट ने पेट्रोल का दाम सस्ता कर दिया ताकि इनकी वोटिंग बढ़ जाए। तो जनता चाहती है कि बदलाव। पेट्रोल 105 रुपये से 95 कर दिया। कोई पता नहीं है सरकार बनने के बाद ये 105 नहीं 150 हो जाए। 4 नवंबर के बाद से आज जबकि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ा हुआ, तब क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये सिर्फ पॉलिटिक्स, जनता का खून पीना इनको है और कुछ नहीं जो है। नहीं तो आपको लगता है क्या कि चुनाव बाद फिर बढ़ेगा? 34 पैसा डेली बढ़ता है इनका, 34 पैसा डेली बढ़ेगा इनका। चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, फिर चालू होगा इनका जो है। ये तो चाहते नहीं कि कोई भी पेट्रोल और डीजल भरा करके चले जो है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर आज संसद से वॉकआउट किया है। टीएमसी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के वेल में पहुंच गए। उधर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और शिवसेना के सांसद भी खड़े होकर नारेबाजी तो करते रहे। उसका होगा क्या? भारी हंगामे के बीच उपसभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों को चेतावनी दी, लेकिन नारेबाजी जारी रही। आखिरकार राज्यसभा की कार्रवाई को 2 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। एक ही नहीं है, यही है वजह। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई। हम विपक्ष के साथ हैं, अपनी आवाज उनके साथ मिलाएंगे और क्या। चुनाव के पहले भी मैंने कहा था, इस देश की जनता को आगाह किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई से छुटकारा पाना है तो आप इनकी जमानतें जब्त कराइए, चुनाव हराइए, आप महंगाई से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन लोगों ने जिता दिया, फिर महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में, महंगाई बढ़ गई। तो ये जो कह रहे हैं नेता, इसका क्या मतलब है कि लोग चाहते हैं कि महंगाई बढ़े? लोगों को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है? लोगों को अच्छा लगता है महंगे दामों पर पेट्रोल या डीजल खरीदना? आम उपभोक्ता पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या लोग इस तर्क से संतुष्ट हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते हुए कच्चे तेल की कीमत की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ेंगे ही? इसमें सरकार क्या कर सकती है? बात मेरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की है। जो बिजनेसमैन है उनकी बात नहीं कर रहा, जो नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनको बहुत दिक्कत है। जिनके बिजनेस चल रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में, उनको दिक्कत नहीं है। जो 15-16 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आता हूँ, हम जैसे को दिक्कत है ज़्यादा। या तो कुछ ऐसी भी व्यवस्था की जाए, हर काम करने वाले की तनख्वाह 30,000 से कम ना हो, या पेट्रोल कम हो। पेट्रोल नहीं, सब चीज़ कम होनी चाहिए, घरेलू चीज़ जो भी है। पहले मैं एक बार में टंकी फुल कराता था, अभी आप मीटर नोट कर सकते हैं। 50-100 रुपये की डलवाता हूँ। एक नॉर्मली प्राइवेट जॉब करने वाला बंदा हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। कभी कभी तो मैं बस से भी सफ़र कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मोटरसाइकिल या बाइक या कुछ हो। तो ये गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत है।
लोगों की जेब की तरफ भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। आप जीएसटी वैट लगाओ, थोड़ा कम हो, हैं जहाँ से इनको पैसा मिलता है वहीं लोगों को काटना चालू कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता है पेट्रोल बढ़ क्यों रहा है बार बार, क्योंकि रशिया से तो हम बता रहे हैं कि पेट्रोल ले रहे हैं, काफी पेट्रोल खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, और ये पेट्रोल के बहाने से लोग हर चीज के, पेट्रोल डीजल के बहाने से हर चीज के भाव बढ़ा देते हैं। एक ही बहाना रहता है, यहाँ यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रहा है और यहाँ पे हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं। आप देखो स्टील के भाव बढ़ गए, अब एल्यूमिनियम के भाव बढ़ गए, लोहा कहाँ पहुंच गया। आज हर काम वाला आदमी है, हर जगह हम लोगों को 150-200 किलोमीटर डेली गाड़ी चलानी पड़ रही है, तो हम लोग कहाँ तक इसको सहन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी क्या कर सकते हैं, और हम लोगों को आर्थिक परेशानी झेलने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं। हम यदि सरकार की मदद कर रहे हैं तो सरकार हम आम पब्लिकों की तरफ भी तो देखे, तब तो हम समझे कि सरकार हमारी मदद कर रही है। इससे अच्छे तो फिर हमको वही कहेंगे कि हमारी विपक्षी सरकार सही है। मतलब ये सब ऐसा नहीं है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से ही गवर्न होता है। आप देख रहे हैं कि ये कब बढ़ता है। चुनावों के टाइम नहीं बढ़ता है, चुनावों के बाद बढ़ता है। और महंगाई और बेरोजगारी और पेट्रोल, एक यही मुद्दा रह गया है सरकार का, जिसके ऊपर जनता की कोई सुनवाई नहीं की जा रही बिल्कुल भी। इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है, पेट्रोल की चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, कोई जनता का कोई चीज का कोई हल नहीं। घरेलू गैस पर 50 रुपए बढ़ गए हैं, ये नहीं बढ़ना चाहिए। मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि घर में कैसे काम चलेगा। आज हमें पता चला है कि गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिससे हमारा घर का बजट खराब हो जाएगा और हमारी पूरी किचन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। तो कुछ लोग ये सही सवाल तो उठा रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बहाने दाम बढ़ रहे हैं, जबकि रशिया से तेल खरीदा जा रहा है सस्ते कीमतों पे, डिस्काउंट पे, और ये भी कि आखिर चुनाव रहते रहते दाम क्यों नहीं बढ़े। से एक वो समय था जब सरकार तेल के आयात पर सब्सिडी देती थी ताकि जनता परेशान न हो, लेकिन अब कहा जाता है कि सब कुछ बाजार से तय हो रहा है। तो चुनाव के दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 20% से अधिक महंगा हुआ था। इससे साफ है कि जब सरकार को लगता है कि बढ़ते दाम का राजनीतिक नुकसान दूर है तो दाम बढ़ा दिए जाते हैं या उसका इशारा किया जाता है, और जब चुनाव आने वाले हैं या चल रहे हैं तब दाम पर रोक का इशारा कर देती है सरकारें। जून 2017 से भारत में पेट्रोल की कीमत रोजाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों के आधार पर तय होती है, लेकिन 4 नवंबर 2021 के बाद से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर थे। चुनाव आ रहे थे, पेट्रोल और डीजल के दाम 4 नवंबर से स्थिर थे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल थी कच्चे तेल की कीमत में। उस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद अधिकतर राज्य सरकारों ने भी स्थानीय सेल्स टैक्स या वैट घटा दिए थे। तो चुनाव के दौरान क्या होता है, चुनाव खत्म होने के बाद क्या होता है, इसका उदाहरण देखिए। जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $73 प्रति बैरल थी। तब लखनऊ में पेट्रोल 93 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर था। अगस्त 2021 में कच्चे तेल की कीमत कम हो गई और करीब $70 प्रति बैरल हो गई। तब लखनऊ में पेट्रोल 98 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो गया। यानी कच्चे तेल की कीमत घटने पर भी पेट्रोल महंगा ही हुआ। इस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और एक दौरान $94 प्रति बैरल रही, अब तो 100 से ऊपर है, तब लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर मिला। ये चुनाव के पहले की बात है। इस समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $94 प्रति बैरल हुआ, अगस्त 2021 की तुलना में $24 ज्यादा हो गया, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के कारण दाम नहीं बढ़े। 2021 में जब बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब आचार संहिता लागू होने से पहले 15 दिन में 11 बार पेट्रोल के दाम में बदलाव हुआ था। हर बार दाम बढ़ा था। बंगाल चुनाव के समय 36 दिनों के दरमियान केवल 4 बार पेट्रोल के दाम में बदलाव आया और 4 बार दाम घटाए जाते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के 15 दिन के बाद 15 दिन में 8 बार दाम में बदलाव आता है। हर बार दाम बढ़ता है। इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 13 साल के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई, जिसके बाद भारतीय रुपए में भी गिरावट आई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ब्रेंट क्रूड की कीमत $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। हालांकि अब ये $118.59 प्रति बैरल आ गई है। ये ब्रेंट क्रूड की बात है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस पर निशाना आज साधा और सवाल किया है कि जब रूस से भारी छूट पर तेल खरीदा जा रहा है तो कीमत बढ़ाने की क्या जरूरत है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान। प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं और प्रोफेसर रहे हैं इकोनॉमिक्स के JNU में। रजत सेठी हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। रजत सेठी, हमने बहुत सारे लोगों से जो बात की, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लोग समझना चाहते हैं कि ये खबर आई है कि हम लोग रशिया से, रूस से भारत जो है वो कम दामों पर डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल खरीद रहा है, तो ऐसे में क्यों जरूरत पड़ी है कि यहां पर तेल के दाम बढ़ाए जाएं? डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? नमा जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो दर्शक जिन्होंने हर जगह पढ़ा भी होगा कि भारत एक निगोसिएशन कर रहा है रशिया के साथ और रशिया की ऑयल कंपनीज के साथ। हमारी भी जो देश की PSU ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने भी प्रोक्योरमेंट किया है सस्ते तेल का। लेकिन अगर आप मात्रा देखेंगी कि अगर इंडियन ऑयल ने प्रोक्योर किया तो 3 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया। भारत में एक दिन की खपत 4.5 मिलियन मेट्रिक टन है। तो आप समझ सकती हैं कि जो स्तर है हमारे कंजम्पशन का, और उस स्तर में अगर आप देखेंगे कि रशिया का से हम कितना मोल भाव करके सस्ता तेल ले सकते हैं, उसमें जमीन से आसमान का अंतर है। इसलिए दर्शकों को ये अपेक्षा रखना कि हम तेल को रशिया के से अच्छा निगोसिएशन सस्ता करके हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइसेस ऊपर ना चढ़ें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है और उससे जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल रही और तमाम चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बहुत सारे जगहों पे बढ़ा, लेकिन हमारे यहाँ इसको कैसे चुनाव के नतीजे आने तक काबू में रखा गया और ऐसा क्या बदल गया कि उसके बाद से ये दाम बढ़ने लग गए, चाहे LPG हो चाहे पेट्रोल या डीजल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिसमें जो फिस्कल पॉलिसी तो मॉनेटरी पॉलिसी, उनमें समन्वय बिठा के ही चलना होता है। ग्रोथ इंपीड ना हो जाए, रुक ना जाए। भारत सरकार ने जब एक्साइज ड्यूटी कम करी थी तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे और डीजल पर, तब ये सोच के किया था कि ये एक ऐसे स्तर पे पहुंच रहा है जहां पर आम जनमानस के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम करी और तब चुनाव नहीं थे। इसलिए मुझे ये नवंबर में हुआ था। नहीं, बिल्कुल। और उसके बाद भी आप देखिए, चुनावों के बाद भी अगर आप देखें तो ऐसा कोई भयावह बढ़ोतरी नहीं कर दी गई है, क्योंकि एक तरफ ये चीज क्लियर है कि इन्फ्लेशन रेट इतना ना बढ़ जाए जिससे कि RBI को स्टेप इन करके ग्रोथ को इम्पीड करना पड़े, रोकना पड़े, अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़े। इसलिए बहुत ज्यादा डेलिकेट बैलेंस है। आप पॉलिटिकल अगर स्टेटमेंट पूछेंगी तो मैं सिंपल एक चीज यही बोलूंगा कि 4 प्रदेशों में चुनाव हो रहे थे, विपक्ष के अलग अलग प्रदेशों में सत्ता थी। उन्होंने ऐसा कौन सा एक ऑल्टरनेटिव मॉडल रख दिया देश के सामने जिसके बेसिस पर जनता उनको चुन लेती? जनता जब ये जानती थी और लगभग सबने इस चीज को फैक्टर इन किया हुआ था अपने पोलिंग डिसीजन में कि अगर हम पोल कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, जैसा कि रिजल्ट्स दिखाते हैं, उन्होंने इस चीज को फैक्टर इन किया कि तेल के दाम बढ़ेंगे। वैश्विक परिस्थिति ऐसी है कि तेल के दाम बढ़ेंगे। तो जनता को यह भी पता था कि चूंकि अभी चुनाव है इसलिए तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। जनता ने ये फैक्टर इन किया था, बोला था कि चुनाव है इसलिए दाम नहीं बढ़ रहे हैं। बस यही हम समझना चाहते हैं कि आखिर हम और ऑपोजिशन ने कोई मॉडल नहीं रखा। नहीं, वो तो मैं मान रही हूं कि ऑपोजिशन ने कोई मॉडल नहीं रखा है और ऑपोजिशन दाम कम कर देती, ये भी नहीं संभव था शायद। पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये कौन सी पॉलिसी काम करती है जब हम चुनाव तक रोके रह सकते हैं दाम को और उसके बाद बढ़ जाता है। अरुण कुमार जी, आप इसे समझा पाएंगे कि किस तरह मुमकिन था कि हम एक्साइज ड्यूटी घटाएं, वैट घटाएं और हम दामों में कमी करें पहले, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के दाम तो बढ़ ही रहे थे। प्रोफेसर अरुण कुमार, तब तक हमने कैसे कंट्रोल पे रखा और अब अचानक से कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऐसा है इसलिए दाम बढ़ाना पड़ेगा, ये इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पेट्रोल और डीजल का दाम होता है वो निर्भर करता है कि कच्चे तेल का दाम क्या है और उस पर टैक्स क्या लग रहा है, उस पर जब कंपनियां प्रॉफिट कितना कमा रही हैं, ये फैक्टर्स होते हैं। तो अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ता है और अगर आप टैक्स भी बढ़ा देते हैं तो दोहरी मार पड़ती है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो दोहरी मार इसलिए पड़ी कि जब पेट्रोल का और ये कच्चे तेल का दाम बहुत कम हो गया था, जैसे ही जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो उस समय सरकार ने अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए अपना टैक्स बढ़ा दिया। तो एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी, वैट भी बढ़ गया, क्योंकि वैट एक एक्साइज का एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है।
तो दोनों बढ़े तो उनको जो रेवेन्यू काफी मिलना शुरू हो गया उससे, जिससे उन्होंने फिस्कल तो डेफिसिट मतलब कंट्रोल जब किया। इंटरनेशनल क्रूड के दाम कम थे प्रोफेसर अरुण कुमार, उस समय भी उसका फायदा लोगों को नहीं मिला। जी हाँ, उसका फायदा सरकार ने उठाया अपना टैक्स बढ़ा के। हाँ, उसका नुकसान आम जनता को हुआ, और इसलिए मैं कह रहा हूं नुकसान हुआ क्योंकि उस समय लोगों की आमदनी कम हो गई, रोजगार कम हो गया, उनकी जेब में पैसा वैसे ही कम हो गया था, और जब महंगाई भी बढ़ी तो उससे और भी असर हुआ। अगर दाम कम कर दिए गए होते तो उसका जो उनको फायदा मिलता। अब हुआ क्या है कि जो अभी जो दाम बढ़े हैं तो कंपनियों का प्रॉफिट जो कम हो गया, लेकिन सरकार ने अपना टैक्स नहीं कम किया। अब क्या हो रहा है कि सरकार वो दाम बढ़ा रही है, जबकि सरकार चाहती तो टैक्स को कम कर देती, और उसको टैक्स इसलिए कम कर सकती थी क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार की अभी रिपोर्ट आई कि अभी रिकॉर्ड कलेक्शन जो डायरेक्ट टैक्स का हो रहा है। तो जब टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उस समय एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाती और स्टेट्स वैट कम कर देते तो दाम बढ़ने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि पहले भी जब $100 से ऊपर जो दाम होता था पेट्रोलियम गुड्स का, तो उस समय भी जो हमारा जो पेट्रोल और डीजल था वो 70 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए, 80 रुपए बिकता था। तो 100 रुपए और उससे ऊपर जाने की तो तभी संभव है जबकि सरकार अपना टैक्स कलेक्शन कम नहीं करेगी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो इंटरनेशनल बाजार में जो इस समय दाम बढ़ रहे हैं, अभी कोई सप्लाई डिमांड का इतना ज्यादा कोई वो नहीं हुआ है, वो स्पेकुलेशन चल रहा है। क्योंकि अभी भी जो यूरोप को जो सप्लाई जा रहा है रूस से गैस का और पेट्रोलियम का, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ग्लोबली, उन सब की एक ट्रेडिंग कंपनी होती है जो स्पेकुलेशन करती है। तो ये स्पेकुलेटिव इंक्रीज हो रहा है दुनिया में, और इसलिए हमें भारत में अभी जो चौकस रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ONGC है जो बाहर विदेश में भी प्रोड्यूस कर रहा है, वहां से भी तेल और आ सकता है अगर हम चाहें, क्योंकि उनको भी कठिनाई हो रही है बेचने में। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे और बढ़ सकता है। तो इसलिए कई चीजें हैं जो हम कर सकते थे जिससे दाम न बढ़े, और अगर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी सब चीजों के भी दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इनपुट है फॉर ऑल प्रोडक्शन। तो चाहे आप खाना प्रोड्यूस करें, चाहे तो रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो ये जो है एक ऐसा असर होता है। कृषि में होता है तो वहां पे कृषि में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फर्टिलाइजर के दाम बढ़े क्योंकि यूक्रेन और रशिया से फर्टिलाइजर बहुत आता है, तो इसलिए वो उससे दोबारा हमारे उस पे फिर रुपया जैसे कमजोर होगा तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी माल हम बाहर से मंगाते हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो इंटरनेशनल फैक्टर भी है, नेशनल फैक्टर भी है। नेशनल फैक्टर ये कि सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, जैसे कि आपने देखा कि अभी ये जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के पहले फरवरी तक भी दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले 11 महीने से 10% से ज्यादा बढ़ रहा था। वो क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि एक तरफ जब कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी प्राइसिंग पावर बढ़ा के दाम बढ़ा रहा था, उसका प्रॉफिट अगर आप RBI के आंकड़े देखें तो 24% जब उसका प्रॉफिट बढ़ रहा था, जबकि अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट है। और दूसरी तरफ जो आपने देखा कि जो उस समय जो हमारे देश में जो सप्लाई बॉटलनेक हैं, सप्लाई बॉटलनेक के चलते दाम बढ़े। जैसे कि आपने देखा कारों के लिए जो चिप्स चाहिए, तो चिप्स की शॉर्टेज हो गई क्योंकि जब चिप्स बाहर से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उसी तरह मेटल के दाम बढ़ गए, अब मेटल के दाम और बढ़ जाएंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते हुए। बिल्कुल प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं वापस आपके पास आऊंगी। इसका मैं रजत जी से जवाब चाह रही हूँ, या हो सकता है कि उनके पास एक दूसरा इसके ऊपर व्यू पॉइंट हो कि सरकार क्या कर सकती थी। एक तो नेशनल फैक्टर्स हैं, एक इंटरनेशनल फैक्टर्स है, जो घरेलू राजनीति इस पर बहुत असर डालती है, किस तरह से दाम पेट्रोल डीजल के बढ़ते या घटते हैं। हालांकि बाजार निर्धारित करता है, पर सरकारों का इसके ऊपर कितना कंट्रोल होता है। रजत जी, सरकार क्या कर सकती थी? क्या जी बोलिए। जी, मैं देखिए एक चीज मैं जो करेक्ट करना चाहता हूं प्रोफेसर अरुण जी को भी, कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने टैक्स मॉपअप किया, GST रिकॉर्ड है, डायरेक्ट इनकम टैक्स रिकॉर्ड है। ये चीज बोलना शायद फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर आप सिर्फ नोमुरा की रिपोर्ट देखिए, जिस तरह से वैश्विक दाम बढ़े हैं तेल के और नेचुरल गैस के, उस हिसाब से तो LPG का सिलेंडर 300 रुपए बढ़ना चाहिए था। उस हिसाब से तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम से कम 25 से 30 रुपए तक बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने तो सिर्फ 80 पैसे ही बढ़ाए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 80 पैसे उसके बनिस्बत 30 रुपए में जो डेल्टा है वो सरकार ही तो कवर अप कर रही है। वो आज भी तो सरकार की ही किटी से निकाल के पैसा उन तक पहुंच रहा है जिनको इस चीज का भार महसूस हो रहा है। वरना अगर आप श्रीलंका देखिए, पाकिस्तान देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, ब्राजील देखिए, मैं आप सारे देशों की मुद्रास्फीति के दर बताऊं, सबके सब डबल डिजिट्स में बैठे हैं। ये भारत सरकार ही है और RBI है हमारे देश का
जिन्होंने अभी तक इंश्योर किया है कि हमारी रिटेल इन्फ्लेशन कंफर्ट लेवल जो है 2 और 6 के बीच में रहे। थोड़ा सा फरवरी में जरूर 6.1% तक गया है और हमें लगता है कि आरबीआई इसके ऊपर महत्वपूर्ण ऐलान भी करेगा आने वाली एमपीसी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। लेकिन ये बोल देना कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, ये एक बड़ा मायोपिक व्यू है और ये गलत है फैक्चुअली। तो सरकार लगातार इस चीज को समझ रही है कि इसमें क्वेश्चन देने की जरूरत है और लगातार देती आ रही। ठीक है, एक छोटी सी बात समझना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे आम लोग भी पूछ रहे थे, अगर हम जैसे इकोनॉमिस्ट नहीं है और हम बहुत ज्यादा इस पॉलिसीज को नहीं समझ रहे हैं, पर ये बात सब पूछना चाह रहे हैं कि ये तमाम मजबूरियां थी, बावजूद इसके दाम तो बढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के, तो किस तरह सरकार उसको रोके हुई थी तब तक जब तक चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में? देखिए, बजट में भी एक एलोकेशन होता है जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर में एक कॉलम रहता है। वो बहुत सारे पीरियड तक इस चीज पे, क्योंकि वैश्विक स्तर ऐसा था कि नीचे थी प्राइसेस, उसमें उतरने की जरूरत नहीं पड़ी भारत सरकार को कि उसके ऊपर बजटरी एलोकेशन को बढ़ाया जाए। लेकिन हर साल बजट के, अगर आप बजट को खोलेंगी, उसके अंदर उसमें एक मेंशन, एक लाइन आइटम जरूर होता है जो कि पेट्रोलियम सब्सिडीज के ऊपर होता है, चाहे वो फर्टिलाइजर के रूप में हो, जिस भी रूप में हो। इस बार मुझे लगता है कि उस लाइन आइटम पे भारत सरकार को ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, ताकि ये जो सब्सिडीज हैं ये एक लंबे समय तक ग्राहकों को दी जा सके, आम गरीब जनमानस को जो अफोर्ड नहीं कर सकता पेट्रोल की कीमतों को, उनको दिया जा सके। और शायद यही कारण है कि हम लोग 22 मार्च पे बैठे हैं, चुनाव सब खत्म हो गए, फिर भी भारत सरकार ने उस क्वेश्चन को मेंटेन करके रखा है जो चुनाव तो कम बढ़ाया, जो दाम बढ़ाया सरकार ने, प्रोफेसर अरुण कुमार, तरीके से बढ़ाया। 80 पैसे कुछ भी नहीं होते, 80 पैसे कुछ भी नहीं होते, लेकिन 80 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे करते करते दाम कब कितने बढ़ जाते हैं। अब कई जगह 100 से ऊपर है। 25। हाँ बोलिए। जैसे मैं कह रहा था पहले कि जो टैक्स है, टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, और जबकि हमारे जीएसटी कलेक्शन और जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरकार खुद ही कह रही है कि रिकॉर्ड है, 1.3 लाख करोड़ से ऊपर चल रहा है पिछले 6 महीने से, जबकि पहले वो 1 लाख करोड़ के आसपास तो आप कह रहे हैं कि टैक्स घटा सकती है सरकार? और बिल्कुल टैक्स घटा सकती है, क्योंकि इस समय टैक्स कलेक्शन अच्छा चल रहा है। और टैक्स कलेक्शन जब बाकी जो डायरेक्ट टैक्सेस में भी इस बार सरकार ने कहा कि रिकॉर्ड कलेक्शन हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड चल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है, और उसकी वजह यह कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट 24% बढ़ रहा है, जबकि जो इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, तो उसके चलते हुए कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, आपका इनकम टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, और ये तो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो इसलिए ये नमूरा का रिपोर्ट को कोट करना कि वहां पे ये समस्या है कि जब वो तो इतना ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था, तो मेरा ये कहना है कि अगर सरकार टैक्स कलेक्शन अपना कम कर दे तो फिर वो दाम बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी जब $105 की, क्या सरकार इस चीज को अफोर्ड कर सकती है इस समय की टैक्स कलेक्शन कम करे? पहले भी जब $105 का जो चलता था, $110 का, तो हमारे यहाँ जो पेट्रोल 70-80 रुपए का ही चलता था। अभी उसको 100-105 होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जो कंपोनेंट मैंने गिनाए कि एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, एक प्रॉफिट है, और एक सरकार जो कलेक्ट कर रही है, तो सरकार का कलेक्शन बहुत बढ़ गया है। और जो पिछले दिनों जो दाम नहीं बढ़ाए, तो कंपनियां कह रही है कि हमारा 25 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 25 रुपए का लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने टैक्स तो उतने ही रखे हैं, और जो दाम आपने बढ़ाए नहीं है, तो टैक्स आप कम कर देते तो जब कंपनियों का प्रॉफिट जो है चलता। पर मेरा तो ये कहना है कि स्पेकुलेशन भी चल रहा है दुनिया में, सारे दुनिया में स्पेकुलेशन चल रहा है, जिसकी वजह से ये दाम बढ़ गए। तो हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज जैसे ईरान है, वेनेजुएला है, जो मतलब जैसे कच्चा तेल सस्ता दे सकते हैं, वहां से जो और कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो हमें ऑल्टरनेट जो अपना विजन रखना चाहिए कि हम कैसे जो अपना जो कच्चे तेल का दाम कम करें, कैसे ये करें, क्योंकि ये जो डीजल और पेट्रोल है, इससे हमारा सारा इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर अरुण कुमार, अभी रजत ने ये बात बताई कि तमाम देशों के, आप अपने पड़ोसियों को देखिए जहां पे इन्फ्लेशन के फिगर्स वो बता रहे थे, और दूसरे ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पे देखें। श्रीलंका की बात इन्होंने की जहां पे पेट्रोल डीजल को लेकर इस समय हंगामा मचा हुआ है, तो उसके मुकाबले कह रहे हैं कि भारत सरकार तो काफी भार अपने ऊपर ले रही है और ये कुशन दे रही है लोगों को। देखिए, ऐसा है, जो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, वो बहुत क्राइसिस में है। वो अर्थव्यवस्था जब क्राइसिस होता है, तो जैसे हमारे यहाँ भी जब क्राइसिस था, तो इन्फ्लेशन तेज हो जाता है, क्योंकि सारा आपका जो सप्लाई डिस्टर्ब जाता है। तो इसलिए नहीं है कि वहां पे वो जो दाम जो उनके तेज हैं इसके पेट्रोल डीजल के, इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था ही वहां पे अस्त व्यस्त हो गई है। आप देखिए जब पाकिस्तान में कितना जो पॉलिटिकल वो चैलेंज हो रहा है, उसी तरह जैसे आप श्रीलंका में देखें तो उनका डेट कितना ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो रहा है।
तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि वहां पे क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है और इसलिए वो जो डीजल पेट्रोल के दाम मतलब की वजह से है। मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ हम चाहें तो हम कम कर सकते हैं अपने टैक्स कलेक्शन कम करके। हाँ। तो इसलिए उसको कंपेयर तो करना रजत जी आप बताएंगे कि एक तो सरकार ने तब उसका फायदा लोगों को नहीं लेने दिया जिस समय क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बल्कि उसके ऊपर तो काफी सारे चुटकुले चल रहे थे कि कैसे पैसे देकर क्रूड खरीद दिए जा रहे हैं क्रूड खरीदने के लिए। पैंडेमिक के दौरान की मैं बात कर रही हूँ, जब मांग बहुत ज्यादा कम थी, उसमें फायदा जनता को नहीं हुआ, सरकार ने उसके ऊपर फायदा खुद लिया। लेकिन इस समय टैक्स जो इतना बड़ा है, जो प्रोफेसर अरुण कुमार बार बार समझा रहे हैं कि क्या टैक्स कम करके, टैक्स कलेक्शन कम करके सरकार इसका फायदा अब जनता को दे सकती है। गंगा जी, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो जनता को बार बार कोट किया जाता है, जनता तो शायद चुनावों में बोलती है, उसका तो मत बड़ा क्लियर समझ में आ जाता है। तो जनता का क्या मत है? आप सही कह रहे हैं, जनता ने इतनी तेज आवाज में ये बोला है कि जनता को महंगाई से समस्या नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जनता ने तो कह दिया है। ये नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। जनता के मत का इंटरप्रिटेशन बड़ा सीधा साधा ये है कि इस अर्थव्यवस्था को सबसे ढंग से चलाने की क्षमता किसके पास है। समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, कौन इससे नजरअंदाज कर सकता है स्थिति में कि समस्याएं ही नहीं है। विश्व के सामने समस्या है, बट सारे देशों को आप मिला के देखिए। मैं वेस्टर्न इकोनॉमीज में जो चल रहा है मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं करूंगा क्योंकि वो सब सैंक्शंस के बीच में है, उनकी उथल पुथल मची है। लेकिन आप ब्राजील देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, आप चाइना को भी देखिए, इन सबकी अर्थव्यवस्था को देखिए, ग्रोथ के नंबर्स देखिए, इन्फ्लेशन के देखिए और भारत के साथ कंपेयर कीजिए। मैं बोल रहा हूं कुल मिला के आप अगर कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जनता ने अपना मत साफ कर दिया है कि सबसे अच्छी तरह अगर कोई चला सकती है या क्राइसिस को मैनेज कर सकती है तो वो ये सरकार है। तो इसलिए जनता को हम कोट ना करें कि जनता को कोई तकलीफ है बढ़े हुए दामों से या महंगाई से। देखिए, तकलीफ है, तकलीफ की दवा किसके पास है? जनता इसी सरकार के पास है। बिल्कुल, निसंदेह। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि रजत ने कहा कि अब जो भी कुछ सकती यही सरकार है, इससे बेहतर तो कोई सरकार, किसी के पास कोई विकल्प है नहीं, तो जनता को कोई समस्या है नहीं। चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जनता तैयार है इससे झेलने के लिए। देखिए, जनता जब इलेक्शन में जाती है तो किसी एक मुद्दे पे अकेले वोट नहीं करती है। मुद्दे उसके सामने कई होते हैं। उसमें हो सकता है कि जो उनके आर्थिक मुद्दे हैं उन पे पॉलिटिकल मुद्दे ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल मुद्दे और जो सोशल हैं वो कभी कभी ट्रम्प कर देते हैं हमारे जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। और ये कहना कि जो जनता में परेशानी नहीं, प्राइस का भी सर्वे आया था जब इलेक्शन के टाइम पे, उसमें दिखाया था कि 60% जो निचला तबका है उसकी आमदनी गिर गई है पिछले 5 साल में, और खासकर जो गरीब तबका है उसकी तो 60% जो आमदनी गिर गई थी। तो ये नहीं, कुल मिला के हमारे यहाँ गरीबी बढ़ गई है। जो 23 करोड़ लोग अतिरिक्त जो पैंडेमिक के दौरान गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, इस तरह करीब 45 करोड़ 50 करोड़ के बीच में लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं है, लेकिन आप गरीबी तो देश में बहुत पुरानी है, कोई ऐसा तो नहीं कि आज ही गरीबी आई है। तो गरीबी अपने आप में जो मुद्दा, तो जब तक ऑपोजिशन उसको नहीं बनाएगा तब तक बनेगा नहीं। ठीक है, तो ऑपोजिशन ने इस समय ये कोशिश तो की है, लेकिन क्या ऑपोजिशन कामयाब होती है इसको मुद्दा बनाने में, और क्या जनता को इससे इतनी परेशानी है? बहरहाल ये बात बहुत साफ है कि किस तरह चुनाव जब होते हैं, होने वाले होते हैं, हो रहे होते हैं, तो किस तरह दाम पर, महंगाई पर काबू रखती है सरकार, और रख सकती है। और उसके बाद जो अंदाजा था तो दाम बढ़ने लगे हैं। तो अब आप देखिए और झेलिए इस महंगाई को। धन्यवाद आपका रजत सेठी, प्रोफेसर अरुण कुमार। अब एक दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। एक खबर ये आई है कि दाखिले के लिए नंबर की अब होड़ नहीं होगी कॉलेज में, बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कॉमन टेस्ट के जरिए छात्रों को आंका जाएगा। इस साल जुलाई में कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 12वीं के नंबर नहीं, टेस्ट दिलाएगा दाखिला। अब तक कट ऑफ में अव्वल नंबर वाले ही जगह बना रहे थे, पर अब इस साल से नंबर गेम नहीं। UGC के मुताबिक 2 पाली में मल्टीपल चॉइस वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। 13 भाषाओं में लिए जाने वाले टेस्ट में सवाल 12वीं के NCERT के सिलेबस से आएंगे। इस टेस्ट से रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो एक कॉमन टेस्ट के साथ साथ 12वीं के नंबरों का एक निश्चित प्रतिशत भी क्राइटेरिया के तौर पर रख सकते हैं। हम कल डिसाइड किया सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे।
ये टेस्ट हम जुलाई फर्स्ट वीक में कंडक्ट करेंगे। 2022-23 सभी यूजी एडमिशन्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा, इनको CUET कंपलसरी है। 12वीं बोर्ड दे रहे छात्र अचानक आए फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, पर असमंजस में भी हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ के लिए पढ़े। अब हम टर्म 2 के लिए पढ़े या फिर हम एंट्रेंस के लिए पढ़े। टेंशन तो बहुत है इस बारे में, क्योंकि पढ़ाई दोनों चीज़ों की करनी पड़ेगी। बट एक साथ सडनली अब इन्होंने बोला है कि हमारा 1 महीने जो 20 दिन का मुश्किल से हमारे पास टाइम होगा टर्म 2 के एग्जाम्स के बाद। पर मेरे हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव आइडिया है, ये अच्छा है, क्योंकि हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, अपनी डिफ़िकल्टी लेवल होता है। जानकार मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इससे हमारा ध्यान लर्निंग और एप्टीट्यूड की तरफ ज़्यादा रहेगा रादर देन मार्क्स। क्योंकि कोई भी एंट्रेंस है उसका फॉर्मेट आता है एंड जनरली इट इज़ इन MCQ, सो इट हेल्प्स चिल्ड्रन फोकस मोर ऑन लर्निंग। बदलते वक्त में कल को लेकर आज का ये बदलाव अहम माना जा रहा है। दाखिले की इस नई व्यवस्था से कुछ के मन में चिंता चुनौती ज़रूर है, पर हर नई शुरुआत कभी न कभी कहीं न कहीं से तो होती ही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश में आरोपियों के घरों पर दनादन बुलडोजर चल रहे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके समर्थक बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। चुनाव में भी इस छवि को खूब भुनाया गया। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान बुलडोजर की बात कही और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा की उपाधि दी है। इसके लिए होर्डिंग भी लगवाए गए हैं। सुंदर अब्बास 10 मार्च को योगी जी का बुलडोजर तेरा हिसाब करने के लिए कूच करेगा। ये माफिया बचने नहीं दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही ये बात यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान कही, लेकिन राज्य में भी आरोपियों के घर बुलडोजर कई महीनों से चल रहे हैं। शायद इसलिए यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा। पोस्टर लगने से 48 घंटे पहले श्योपुर में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी मोहसिन रियाज और शहबाज के घर ढहा दिए गए। सिवनी में कॉलेज छात्रा के साथ रेप के आरोपी हरिराम वर्मा, राहुल वर्मा, विकास सिंह, निरपत वर्मा, वीरेंद्र वर्मा के घर ढहाए गए। रायसेन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई, 30 से ज्यादा घायल हुए। अब आरोपियों के घर ढहा दिए गए। तो वहीं पोस्टर लगने के अगले दिन शहडोल में सामूहिक बलात्कार के आरोपी अब्दुल शादाब के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन 2 और आरोपियों राजेश और सोनू जॉर्ज के घर बुलडोजर नहीं आया। वहीं जाबरा में अपहरण के आरोपी भूरू, जहरुद्दीन और उमर खां के निर्माण को तोड़ा गया। इन घटनाओं के 48 घंटे बाद भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने घर के बाहर होर्डिंग लगवा दिया, जिसमें लिखा कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। और निश्चित ही जो माफिया, जो 2 नंबर का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मामा का बुलडोजर हथौड़ा बनकर प्रहार कर रहा है। किसी भी तरह के माफिया को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा, और जो भी बेटी की सुरक्षा में बनेगा रोड़ा, मामा श्री शिवराज का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। कानून अगर इस बात की इजाज़त देता है तो ये बात पर बहस होनी चाहिए, बड़े बड़े वकीलों को इस पर बहस करना चाहिए, और कि किसी की संपत्ति को आप जो है किस अधिकार से नेस्तनाबूद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश सरकार अगर इतनी इच्छा शक्ति रखती है लोगों को आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने की, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार में रोज़ प्रतिदिन चपरासी से लेकर अफसर तक करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जा रहे हैं। आप में हिम्मत है, साहस है, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाइए। खैर, इस पोस्टरबाजी के बीच राज्यसभा में पेश आंकड़े और NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में महिलाओं से बलात्कार के
2339 मामलों के साथ राजस्थान और यूपी के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर था, लेकिन सजा सिर्फ 33.8% मामलों में हुई। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में हर रोज 6 महिलाएं बलात्कार के शिकार हो रही हैं। राज्य में 2020 में ही महिलाओं ने अलग अलग अपराध से जुड़े 25,640 मामले दर्ज कराए। बावजूद इसके कांग्रेस बीजेपी के बीच कानूनी लड़ाई की वजह से महिला आयोग को मिलने वाली महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए जनवरी 2019 के बाद महिला आयोग के सदस्यों की संयुक्त बेंच तक नहीं बैठी है। आयोग में औसतन हर साल 3,000 शिकायतें आती हैं। आज की तारीख में महिला आयोग में 15,000 से ज़्यादा अर्जियां लंबित हैं। बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र मामा, ये सब चुनावी शगुफे हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य मध्य प्रदेश है। महिलाओं के प्रति अपराध में वो तीसरे नंबर पर है। बावजूद इसके 15 साल से सत्ता संभालने वाली पार्टी अगर पोस्टरों में ही खुद को बुलडोज़र मामा बताए, अपराध न रुकें तो हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी बात, सज़ा देना अदालत का काम है, प्रशासन का नहीं। घर तोड़ने पर निर्दोष परिजनों को भी सज़ा मिलती है। और तीसरी बात, बुलडोज़र तो मशीन है, लेकिन कहीं उसको चलाने वाले हाथ धर्म तो नहीं देख रहे। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।